हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए या एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में लेके आया हूं, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। अपना मकसद केवल ये नहीं है कि हम क्वेश्चन करा के छोड़ दें, मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन जिस तरीके से कराया जाए उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, आप स्ट्रांग हो जाए। जैसे उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल लें। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको हर क्वेश्चन के बारे में वैरायटी पता चलेगी कि कैसे बुक में आपके एनसीईआरटी किताब में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 13 का, न्यूक्लाई का। तो आइए, ये रहा देखिए चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। सारे क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी बेटा। अब आप के लिए मैंने एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है बेटा, जहां पर आपको जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं जो आपसे लिंक्ड हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट में हैं, सबका मैं टाइटल के साथ, हेडिंग के साथ लिंक पेस्ट कर दे रहा हूं। और ये लेटेस्ट रहती है, यानी जब भी कोई वीडियो डालता हूं वो वीडियो तुरंत ऐड कर देता हूं इसमें। तो आप इससे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं और आपको यह भी पता चलेगा कि मेरे लिए क्या क्या बना हुआ है। क्योंकि कई बार होता है आप वन शॉट देख रहे होते हैं और सोचते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लूं। अब आप कहते हैं सर पीवाईक्यू बना दीजिए इसके। ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं लेकिन आप खोज नहीं पा रहे, तो इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको मालूम तो रहे कि अरविंद सर ने आपके लिए क्या बनाया है, फिर अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो देख ले। तो यहां पर देखिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी है, ये देखिए वन शॉट की हेडिंग है, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ये एक फोटो है, बाकी तो काफी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, फटाक से आपका वीडियो खुल जाएगा। ये देखिए पीवाईक्यूज की सीरीज है, डेरिवेशंस की सीरीज है चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो आज बना रहा हूं, प्योर गोल्ड सीरीज है। जिस भी चीज को आप देखना चाहें, और भी चीजें जो आएंगी फ्यूचर में, एमसीक्यू सीरीज, केस स्टडी सीरीज, असर्शन रीजनिंग सीरीज, और भी जो सीरीज है सारे इसमें मैं लगाता जाऊंगा, जैसे आपको जिस भी बात की जरूरत हो वो क्लिक करके आप देख सकें। कई बच्चों को चाहिए हो ये लिंक, ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी पहुंचेंगे कहां से? तो ये अरविंद एकेडमी का होम पेज देखिए, ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और आपको ऐसे खुल जाएगा। पहला वाला क्लिक कर दीजिएगा ऑल वीडियो लेक्चर्स और आप चले जाएंगे, फिर अपनी इच्छा अनुसार देख लीजिए। तो एक तो है होम पेज से, दूसरा क्या है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा कि बाय द वे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद देखना चाहें कोई दूसरा वीडियो तो क्लिक करके आसानी से देख सकें। इससे फायदा क्या है, कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है। आपको यह भी पता चलता है कि अरविंद सर ने अरविंद एकेडमी से क्या क्या आपके लिए बना रखा है जो आपको मदद करेगा। कई बच्चों को चाहिए होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ, तो उसके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसके पीडीएफ अपलोड कर देता हूं तो आपके नोट्स बनाने में या चीजें आगे के लिए पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी। ये अरविंद एकेडमी का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ मैं दिखा देता हूं जो रिसेंटली लॉन्च्ड हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, ये 12th पीसीएम है, इसी तरह 12th पीसीबी भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 10 साल के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आप आराम से इनको करिए और आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए बिना आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड तो वहीं से आता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप मार्केट में इसको लेने जाएंगे तो एक फिजिक्स की किताब भी लेने जाएंगे तो 300-400 रुपए की आराम से आपको मिल जाती है। यहां पर पीसीएम तीनों सब्जेक्ट की जो है वो हम लोग केवल आपको 299 में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। पीसीएम का या पीसीबी का, तीनों सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 10 ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटरेस्टेड है तो जाके ले सकते हैं, स्टोर सेक्शन में मिलेगा अरविंद एकेडमी के। एक दूसरा बड़ा ही तगड़ा आपके लिए हेल्पफुल सिचुएशन है, ऑल इन वन। ये है पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ये क्वेश्चन बैंक है बेटा। इस क्वेश्चन बैंक को लेने के बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ और लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज काफी हैं, सर्च रीजनिंग है, केस स्टडी है
और साथ में सैंपल पेपर्स भी हैं लगाने के लिए। तो आप इसको लेने के बाद आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये चारों सब्जेक्ट का हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको 699 में बेटा, चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं देर ना करें, अरविंद एकेडमी के ऐप में जाके उसको स्टोर सेक्शन से ले लें। चलिए अब बात शुरू करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई का, और सभी क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ यहाँ पे डाटा दिए गए हैं, और ये डाटा है कि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त जहां भी इस्तेमाल करने हो इन डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है 13.1 बेटा। ये देखिए 13.1 लिखा है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस है, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 14.00307 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी। पहले हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो नाइट्रोजन है ना, यहां पर कहा गया ये 7 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस बना लेगा, इधर समझा रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन का, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में 7 है प्रोटॉन, और क्योंकि टोटल है यहां पर एटॉमिक मास 14, तो 7 यहां पर न्यूट्रॉन भी होंगे। तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, इनका अलग अलग मास हम जोड़ लेंगे। एक प्रोटॉन का जो मास होता है इंटू 7, तो 7 प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास इंटू 7, तो 7 न्यूट्रॉन का मास, इनको अलग अलग जोड़ा और देखेंगे मास कितना है, और एक्चुअल मास देखेंगे हम क्या है, ये अलग अलग जोड़े गए मास से कम आ जाता है। तो डिफरेंस लेने पर हमको मिल जाता है मास डिफेक्ट, और आप जानते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट से 931.5 MeV निकलती है, उससे मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी पूरे न्यूक्लियस की। यही प्रोसेस है, आइए करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन है, इतना आप समझ चुके हैं। वो डाटा कहां से, 7 ये है, और 14 में से 7 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब यहां लिखता हूं मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स। 7 प्रोटॉन का मतलब है एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1.00783, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.05481 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर आप लिखिए मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन थे तो 7 न्यूट्रॉन्स, तो ये रहा 7, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.00867, ये वैल्यू हो गई आपकी 7.06069 AMU। अब इनका टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा क्या, ये आएगा आपका टोटल मास, अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जोड़कर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड का सिंबल लगा दिया है, 14.11550 AMU। अब जो एक्चुअल मास निकल रहा है, हम जब उसको मेजर किए हैं तो वो मास ये दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, कलर को बदल लेते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, नाइट्रोजन न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये है जो दे रखी 14.00307 AMU। अब इसमें से ये वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, अब मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट को हम बोलते हैं डेल्टा M, और घटाने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0.11243 AMU। हम ये जानते हैं कैलकुलेशन के आधार पर कि एक AMU से, ये एटॉमिक मास यूनिट है यानी मास की यूनिट है, इससे हमको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। तो यहां पर इतने मास से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो लिख दीजिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ये वैल्यू हो गई, ये जो मास था एटॉमिक मास यूनिट, और एक से मिल रही है 931.5 इतने MeV की एनर्जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करने के बाद 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए आंसर आ गया है। ये बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की है। कभी कभी जैसे अगला सवाल करेंगे तो उसमें आपका NCERT आंसर में दे रखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BEN, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर BEN निकालना होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियनों की जो संख्या है या कितनी है 14, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग हैं, तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 14 लोग हैं, 14 से डिवाइड करके पर न्यूक्लियन हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बात पकड़ में आ गई होगी। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। तो पॉज करें और पॉज करके इसको बेटा अच्छे से नोट कर ले। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे यहां। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं 913.2 को। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये आयरन है बिस्मिथ, इन यूनिट्स ऑफ MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो हम पहले आयरन के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो आयरन में आप जान गए कि जो आयरन का न्यूक्लियस है इसके अंदर 26 प्रोटॉन है, देखिए 26, और ऊपर 56 में से 26 घटा दीजिए तो 30 न्यूट्रॉन बचे, ऐसे लिख देते हैं। तो आयरन में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये हमको पता चल चुका है। अब इसकी कहानी छापना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे आप मास ऑफ 26 प्रोटॉन्स, ये वैल्यू कितनी हो गई 26 इंटू 1.007825 मल्टीप्लाई करने के बाद 26.203450 AMU, ये आया प्रोटॉन का मास। अब इसी तरीके से बात करेंगे मास ऑफ 30 न्यूट्रॉन्स, तो वो रहा 30 इंटू 1 का जो AMU मास है 1.008665, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30.259950 AMU। अब हम निकालेंगे इसका टोटल मास। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ और इसको प्लस दिखा देता हूँ, और ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, टोटल मास। और टोटल मास कितना रहा, इसको ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 56.463400 AMU। और एक्चुअल मास क्या है इसके न्यूक्लियस का, उसको हम फिर से कलर को बदल लेते हैं। वो दे रखा है मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू क्या है बेटा यहां पर, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 55.934939 AMU। अब हम इसको घटा के मास डिफेक्ट निकालेंगे। फिर से मैं ऐसे लाइन खींचता हूं और माइनस का सिंबल लगाता हूं, और अगली काम क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जिसे आप डेल्टा M से पहचानते हैं, इसमें से ये घटा दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.528461 AMU। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, अब अगर आप लिखें तो मैं लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की निकाल रहे हैं, तो ऑफ आयरन 2656, हमें मालूम है कि इतने एक AMU से 931.5 MeV निकलता है, तो इतने AMU से कितना निकलेगा 0.528461 इंटू 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी एनर्जी मिलेगी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 492.26 MeV। अब जहां तक जो आंसर है एनसीईआरटी में, ये ना होके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन है। तो अगर मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ाऊं और यहां लिखूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ये निकाले हैं इसको नंबर ऑफ न्यूक्लॉन से डिवाइड कर देना होगा अपॉन, कितने थे यहां पर न्यूक्लॉन? 56, और ये वैल्यू आ गई 8.79 MeV। ये आपका पहले वाले का कम से कम आंसर है। अब आगे जो बिस्मिथ का उसका करेंगे, अभी मैं इसको आपको नोट करने के लिए मौका दूंगा हट के पॉज करके, लेकिन अभी दूसरा कर लेता हूं बिस्मिथ के लिए भी, फिर बातचीत की जाएगी। तो अब हम आते हैं बिस्मिथ के लिए, जहां पर यहां पर देखिए लिखा हुआ है 83, यहां पर 83 Bi209, तो 83 प्रोटॉन हो गए इसके अंदर, और 209 में 83 घटा देंगे तो 126 न्यूट्रॉन हो गए। तो मैं अगली बात लेता हूं बिस्मिथ के लिए, फॉर Bi, जहां पर 83 प्रोटॉन्स थे और 209 आपके न्यूट्रॉन्स थे। तो यहां पर इसके न्यूक्लियस की चर्चा करें हम लोग बिस्मिथ की, तो प्रोटॉनों की संख्या है 83, और 209 में 83 घटाएंगे तो 126 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी कर रहे थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का मास निकालते हुए। तो लिखेंगे मास ऑफ 83 प्रोटॉन्स, मतलब 83 को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1.007825, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 83.649475, ये वैल्यू हो गई। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन की चर्चा करते हैं, तो मास ऑफ 126 न्यूट्रॉन्स, तो यहां लिखा आपने 126, एक न्यूट्रॉन का मास तो 1.008665, मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.091790 AMU। अब हमें निकलेगा टोटल मास। तो टोटल मास जैसे पीछे कर रहे थे, ये रहा टोटल मास, यहां लाइन खींच देता हूं, प्लस कर देता हूं, जिससे हम लोग दोनों को ऐड कर लें। तो टोटल मास हमारा रहा, इन दोनों को ऐड करने पर 208.980388 AMU टोटल मास। अब हम निकालेंगे एक्चुअल जो मास दिया है, फिर मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ, ये टोटल मास जो है ये 208 ना आके 210 में जाएगा। तो टोटल मास की जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी 200, चलो इसी से लिख देते हैं, 10.741265 AMU। अब ये मास यहां बिस्मिथ का दे रखा है 208.980-388, तो यहां लिख दीजिए मास ऑफ बिस्मिथ न्यूक्लियस 83, 209 न्यूक्लियस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहां पर लिखें 208, 980, 388। अब हम निकालेंगे मास डिफेक्ट, तो यहां माइनस करेंगे, मास डिफेक्ट जो डेल्टा एम के बराबर आ जाएगा, ऊपर से नीचे वाला घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 1.760877 AMU। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बिस्मिथ न्यूक्लियस, तो लिखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मिथ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस। तो इसकी वैल्यू डेल्टा एम की वैल्यू हो गई 1.760877 इंटू 931.5। तो टोटल MEV कितना बना 1640.3 MeV। ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई पूरे न्यूक्लियस की। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, इससे आप अगला पॉइंट लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, जितनी आ रही है उसको न्यूक्लियॉन्स की संख्या से डिवाइड कर देंगे। वो टोटल कितने हैं, दोनों जोड़कर 209। तो 209 से इसको आपने डिवाइड कर दिया, 7.85 MeV बन गया। ये आपका आंसर आ गया है। देखिए पर न्यूक्लियॉन, जहां तक यही एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है, तो 7.85 MeV हो गया। और पीछे आयरन का ज्यादा था, आयरन का बेसिकली सबसे ज्यादा होता है 8.79 MeV। अब इसको मैं आपको नोट करने का मौका देता हूं, आराम से नोट करिए, समझिए। ऐसे ही सारे सवाल निकाले जाते हैं जो इस तरह के आते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये आप पॉज करें बेटा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से किया होगा आपने, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट था उसको भी आपको दिखा देता हूं। ये रही बात, पूरा स्क्रीन पे आ ही गया है, तो यहां पे मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा साइड कर देता हूं, कट ना रहा हो कहीं किनारे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है ए गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉइन है जिसका मास है 3 ग्राम। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सारे इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी कितनी लगेगी फ्रॉम ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कॉइन इज इंटायरली मेड ऑफ कॉपर एटम्स ऑफ मास दिस वन। तो मतलब यही हो गया कि उसको, उसके कॉपर का जो कॉइन बना हुआ है, उसके हर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको हम अलग करना चाहते हैं। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी उतनी दे देंगे तो अलग हो जाएगा। मोटे तौर पे ये बात समझी जा सकती है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस है कितनी। तो मास वही जो कर रहे थे अभी तक, मास ऑफ 29 प्रोटॉन्स। अब यहां पर देखिए इसका जो न्यूक्लियस आएगा कॉपर का, उसमें 29 तो प्रोटॉन रहेंगे और 63 में 29 घटा दीजिए तो 34 न्यूट्रॉन रहेंगे। ये कहानी आपके कॉपर न्यूक्लियस की है। तो मास ऑफ 29 प्रोटॉन्स क्या हो गया, 29 इंटू 1.00783। ये वैल्यू है 29.22707 AMU। ठीक। अब 34 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास, तो मास ऑफ 34 न्यूट्रॉन्स, कुछ नहीं करना, 34 को एक न्यूट्रॉन के उससे AMU से मल्टीप्लाई कर देना, 00867। वैल्यू आ गई 34.29478 AMU। अब इसका टोटल मास कितना आ गया है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 63.52185 AMU। और जो मास दिया है, जो मेजर किया है अलग से एटम का, वो दे रखा है यहां। तो आप इसको लिखेंगे मास ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। तो मास ऑफ Cu 29 63 न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 62.92960 AMU। अब इसको घटाएंगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगा, जैसा हर सवाल में हम लोग कर रहे हैं। मास डिफेक्ट, जिसे आप डेल्टा M बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 0.59225 AMU।
तो बाइंडिंग एनर्जी कॉपर न्यूक्लियस की क्या रही है अब? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इस मास को 59225 को हम लोग 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगी हमको, विच इज 551.5032 MeV। इतनी एनर्जी मिल गई। सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमारे एक न्यूक्लियस की कहानी है। एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी चाहिए होगी फोड़ने के लिए, लेकिन इसमें कितने न्यूक्लियस हैं ये तो अभी निकाले ही नहीं है। तो अब अगला हम लोग कार्यक्रम करेंगे कितने न्यूक्लियस हमको निकालने हैं। तो मैं अगली स्लाइड यूज कर ले रहा हूं, यहां काफी नीचे चले जाएंगे। तो मैं यहां पर दिया हुआ है 3 ग्राम। तो चलिए यहां पर पहले मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना होगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये 1 मोल के बराबर होगा, तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। एवोगाद्रोस नंबर जो कि होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना अगर ग्राम लेंगे तो इतने उसके अंदर मिलेंगे आपको। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम, जो वहां पर कहा था कि ऑफ कॉपर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 63 ग्राम। तो ये वैल्यू आपकी बनी 2.868 इंटू 10 की पावर 22। इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने एटम तो इतने न्यूक्लियस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड नाउ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate all the neutrons and protons from each other of 3 gram of copper coin। पूरी बात लिख दी है। अब क्या होगा, जितने दिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, विच इज इक्वल टू, ये देखिए 1 से जो मामला था वो 551.5032 था, तो यहां पर हो गया 551.5032, मतलब याद करके इनटू, और ये वैल्यू लिख दीजिए यहां पे 2.868 इंटू 10 की पावर 22, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.582 इंटू 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका बेटा देखिए आंसर आ गया है कि इस 3 ग्राम ऑफ कॉपर कॉइन जो था उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो मैं आपको पहली स्लाइड दिखाता हूं, नोट करिए, और फिर दूसरी स्लाइड नोट कीजिए जिससे पूरी बात आप समझ पाएं। ये इस पे सवाल आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है, आएगा ऐसा मान लीजिए, हर 2 साल में एक बार ये आता ही है, ऐसा मान लीजिए आप। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए और इस नोट कर डालिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने ऐसा लग रहा है। और ये रहा आपका इसी का आगे का, तो इसको भी आप नोट कर लें, पॉज करें बेटा, नोट कर लें। मेरे ख्याल से आप इसको भी नोट कर पाए होंगे, मेरे ख्याल से कट तो नहीं रहा होगा, हाँ ये आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसका 4th क्वेश्चन है। ये रहा इसका 4था नंबर का सवाल। Obtain approximately the ratio of the nuclear radii of gold isotope AU का and silver isotope। ठीक है, अब देखिए इनका क्या है ना,
रेशियो लेना है न्यूक्लियर रेडियाई का। तो न्यूक्लियर रेडियाई का हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ है, आपको याद भी होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, ये रहा एटॉमिक मास की पावर 1/3, और आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये भी याद रहे तो अच्छा है। अब यहां पर हम कंपेयर कर देते हैं। AU का जो आइसोटोप लेके चले हैं 79 197 अपॉन R सिल्वर 47 107। अब इसको आप इसके एटॉमिक मासेस को, जो यहाँ पर 197 था और इसका 107 था, तो 197 अपॉन 107 कर दीजिए। इसकी पावर आ गई कितनी, ये समझ पाए ना? आर नॉट करके लिखेंगे तो आर नॉट तो कट ही जाएगा, है ना? ये देखिए आर नॉट अपॉन आर नॉट आएगा, जो कैंसिल, ये लिखना है आर बराबर, तो ये आर बराबर लिखा, आर नॉट इंटू समथिंग कट गया, केवल ये रेशियो बचा, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 1.23। बस सवाल खत्म हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है बड़े ही आराम से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। 13.4 जो छोटा सवाल था, लेकिन ये आ चुका है ऐसा सवाल। इस तर्ज पर आपको सवाल एग्जामिनेशन में मिलेंगे। चलते हैं, करते हैं इसका 5वें नंबर का सवाल। ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा यहाँ लिखा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है मालूम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आप आएगा पूरा, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। अब आ जाएगा, अब आप देख पाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूंगा इसका कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल से आप पढ़ते बन रहा होगा आपको। अब पकड़ लेते हैं इसको, दिखाई पड़ेगा आपको आसानी से। द क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन A + B + C + D इज डिफाइंड बाई Q = Ma + Mb, यानी ये पहले जोड़े गए हैं Ma + Mb, उसमें से इसका मास घटाया गया -mc - md, और फिर है C², where the masses refer to the respective nuclei determined from the given data the Q value of the following reactions and state whether the reaction is are एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको ये मालूम है कि अगर Q की वैल्यू हमारी यहां पर निगेटिव आ जाएगी तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। Q निकालेंगे अभी, और Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये एक्सोथर्मिक आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, मासेस का डिफरेंस है ना, तो ज्यादा मास से अगर कम मास आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक पॉजिटिव वैल्यू है, बड़े से छोटा घटा रहे हैं। अगर पहले मास कम था, जोड़कर बाद का मास बढ़ गया है, तो एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, जिससे मास, इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू है और एनर्जी दे रहे हैं, तो इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है रिएक्शन होते वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये थोड़ी सी बात आपको जरूर मालूम होगी, फिर भी मैंने अपनी तरफ से बता दी है। अब पहले 2 रिएक्शंस हैं, दोनों का अलग अलग हमें करना होगा सॉल्व। ये 1H1 1H3 फिर 2H2 1H2 और 1H2 करके कर रहे हैं, और इस कार्बन की ये सारे मासेस दे रखे हैं जो मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। तो इस स्लाइड को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, वरना ये काफी छोटा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो पहले वाले का हम सोल्यूशन के तौर पर फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, जहां जो रिएक्शन लिखी थी 1H1 + 1H3, और ये हमें मिल रहा था 1H2 + 1H2। हम Q वैल्यू का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो Q वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे, जैसे इन्होंने बताया था कि मास इन दोनों का, तो आप लिखेंगे मास ऑफ 1H1 प्लस इसका मास ऑफ 1H3, फिर लिखेंगे आप, ये एक ब्रैकेट में लेना चाहिए लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं, अब अगला ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस है दोनों, या दोनों अलग अलग माइनस भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H2,
और ये जो वैल्यू आएगी साथ में सी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मासेस जोड़ते हैं। तो ये मासेस कितने रहे, 1.007825 प्लस इसका मास ले रहे हैं 3.016049, ये मास इधर रहा, माइनस ये दोनों देखिए एक ही चीज का मास लेना है, 1/2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई बुराई नहीं है। तो 2 इंटू 2.014102, और साथ में हमें मालूम है कि जितना 1 AMU कितनी एनर्जी देता है, 931.5, तो ये AMU में आएगा, ये कितनी एनर्जी देगा, 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसके आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू मिलेगी -4.033 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू ऑफ Q indicates that the reaction is endothermic. ये पहला वाला आपका ये जो इक्वेशन था वो हो गया। दूसरा वाला अभी करके दिखाता हूं। ये फर्स्ट वाली जो थी वो हम लोग ने कर ली, अब ये कार्बन वाली हम लोग करने जा रहे हैं। अभी मैं मौका दूंगा आपको नोट करने के लिए। तो नंबर 2 लेता हूं। यहां पर हमारी जो रिएक्शन थी 6C12 प्लस 6C12 और ये बन रही थी 10Ne20 प्लस 2He4, ये रिएक्शन थी। क्यों निकालने गए, तो क्यों निकालने में इन दोनों का मास जोड़ लीजिए, तो दोनों सेम ही है तो डबल कर दीजिए। तो 2 इंटू मास ऑफ 6C12 माइनस मास ऑफ Ne1020 प्लस मास ऑफ 2He4 और ये रहा C स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो 2 इंटू 12.00000 जो भी 0 है मतलब 12 है, माइनस इसकी बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 19.992439 प्लस 4.002603। और जैसा आप जानते थे एक AMU हमको वैल्यू देता है 931.5, तो इतने AMU कितना देगा, 931.5 MeV। बढ़िया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 4.618 MeV। तो ये क्या मतलब रहा, ये मतलब रहा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Q indicates that the reaction is exothermic। ये कहा, ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको मौका देता हूं। ये था क्वेश्चन बेटा, मैं हटता हूं। इसमें से भी कुछ नोट करना हो तो या देखना हो देख लें, किया होगा पॉज करके। दूसरा आप पॉज करें और ये स्लाइड जो भी है इसको नोट करें कैसे निकाला है। मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। अगला देखते हैं इसके बाद वाला, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। उसी सवाल का सेकंड पार्ट कह सकते हैं, वो हम लोगों ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो जहां तक 6 नंबर का सवाल है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ ए आयरन न्यूक्लियस इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स
Aluminium 13, Al28 is the fission energetically possible? Argue by working out Q of the process. तो अगर यहाँ पर Q की वैल्यू निगेटिव आ गई तो एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, Q प्लस आ गया तो ये पॉसिबल है। ठीक है, Q निगेटिव होने का मतलब हो गया कि हमको तो एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, आगे इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं जैसे हमें समझ में आए। 26 Fe 56 जो है वो टूटा है और एल्युमिनियम का 13 28 दो ऐसे बन गए हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स इक्वल फ्रेगमेंट्स, और समझ लेते हैं Q यहां पर निकला है। अब ये Q की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस माइनस, ये दोनों सेम ही हैं तो 2 इंटू मास ऑफ 13 Al28 इंटू C स्क्वायर। अब इसके मासेस रख दीजिए, दैट इज 55.93494 माइनस 2 इंटू 27.98191 इंटू एक एमयू से जितनी एनर्जी मिल रही इतने एमयू से कितनी मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -26.90 MeV। यहां पर Q निगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। एज दी Q वैल्यू इज निगेटिव तो the fission is not possible। एनर्जेटिकली ये कहानी हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन एग्जाम में आने को तैयार बैठा है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका ही फायदा है जबरदस्त तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। अगला पॉज करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं 13.7 यानी इसका 7वां सवाल। तो ये रहा आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। ये 7 नंबर के क्वेश्चन में है द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम 94Pu239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 92U235। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 180 MeV। हाउ मच एनर्जी in MeV is released if all the atoms in 1 kilogram of pure plutonium undergo fission। ठीक है, तो हमें पता है कि पर फिजन 180 MeV है, तो इतने इसमें कितने न्यूक्लाई होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी निकल आएगी। यही मामला है और क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि Pu में मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अगेन। तो नंबर ऑफ atoms present in 239, ये वैल्यू लिखिए, इतने ग्राम ऑफ 94Pu239 1 मोल हो गया। तो 1 मोल में कितना होता है वो गाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर बेटा 23। 1 किलोग्राम में कितना है तो अगली बात लिखते हैं, क्योंकि 1 kg कह रखा है इन्होंने। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम 94,239। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 239। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू होगी 2.52
इंटू 10 की पावर 24। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम में। एक से निकलता है एनर्जी 180, मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म हो गया। तो टोटल एनर्जी रिलीज क्या है, या मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, एनर्जी, कलर बदल लेता हूं, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, वो गिवन था यहां पर 180 MeV। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। टोटल की बात करें, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड वो कितनी रही, जितने आपने एटम उतने न्यूक्लाई, 2.52 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 180 MeV। ये वैल्यू आ जाएगी 4.54 इंटू 10 की पावर 26 MeV, और यही आपका आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से ये निकल आया है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये सब मिल जाएगा आपको। तो इसको पॉज करें बेटा और नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे आप। इसका 8वां नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। ये रहा बेटा 8वां नंबर का सवाल, और इसको भी करेंगे हम लोग। लिखा है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग, ये भी आ चुका है, बाय फ्यूजन ऑफ 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम का जो एटम है उसको फोड़ डालो जो एनर्जी निकले उससे ये 100 वाट का बल्ब कितने दिनों तक जलेगा। अभी देखेंगे बहुत सालों तक जलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी काफी ज्यादा निकलती है। खैर अभी देखते हैं। तो टेक द फ्यूजन रिएक्शन, आपने इन्होंने ये बना रखी है। इस फ्यूजन रिएक्शन का ही हालचाल लेते हुए हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2 किलोग्राम है, तो पहले यहीं पर मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 2 kg ड्यूटेरियम में कितने एटम्स या कितने न्यूक्लाई हैं। तो पहले हम चालू करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एटम्स present in 2 ग्राम ड्यूटेरियम, वो मोल नंबर के बराबर 6.023, या इसको एवरेज ले लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख देते हैं। पहले पूरा लिखते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। बड़ी वैल्यूज आने वाली हैं, फर्क नहीं आएगा ज्यादा। तो अब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 kg, 2 kg का मतलब है 2000 ग्राम। ये कितना होगा, ये वैल्यू होगी 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2000 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 10 की पावर 26। इतने तो एटम रहे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या है, एक से जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेड कलर, वो है आपकी 3.27 MeV। तो इसी बात का हम लोग हिसाब लेते हुए हम लिखेंगे एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूटेरियम, ये 2 ड्यूटेरियम है ना, 2 ड्यूटेरियम एटम्स, वो वैल्यू मिली हमें 3.2 MeV। ये यहां पर कहां से पता चली है, इस रिएक्शन में 3.27 थी, 3.27 लिख सकते हैं आप, MeV। ठीक, अब यहां पर आगे लेके चलते हैं। टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो गई, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि अब कितने एटम हो चुके थे, 6 इंटू 10 की पावर 26। तो ये वैल्यू हो गई 6 इंटू
10 की पावर 26, और यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम में इतनी थी, तो एक में कितनी होगी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3.27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 26। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 एटम्स की ड्यूटेरियम की थी, तो एक की कितनी है, 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दिया है। और ये है एमईवी में। अगर आप जूल में, क्योंकि हम बल्ब को जलाना है तो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोटे तौर पे ये वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 9.6 इंटू 10 की पावर 26 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ये वैल्यू आ जाएगी 15.34 इंटू 10 की पावर 13 जूल। ये वैल्यू यहां पर आ गई, इतने जूल एनर्जी निकली। अब बल्ब को कितनी एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब पर सेकेंड निकल लिया, तो पावर के सेंस में बन गया, तो एनर्जी कितनी हो गई, 100 जूल की। 1 सेकेंड में ना पावर है वॉट में, 1 सेकेंड में इतनी जूल, P=W/T, T होता है 1, ठीक है, 1 कर दिया मतलब, तो 100 जूल में 100 जूल की कहानी है। टाइम निकालना है अब, टाइम फॉर विच द बल्ब विल ग्लो, 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो अब इतनी एनर्जी से कितनी देर तक ये ग्लो करेगा, तो उसके लिए आपने लिखा 15.34 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर हमें ये साल में बदलना है तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 15.34 इंटू 10 की पावर 100 से डिवाइड मारा तो 11 आ गया, और इसको लिखा 3.15 इंटू 10 की पावर 7 से डिवाइड किया तो ये ईयर्स आ गया है। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड, तो 365 24 वगैरह 60 करते हुए, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये ईयर्स आ जाएगा, और ये ईयर कितने आ रहे हैं, 4.9 इंटू 10 की पावर 4 ईयर्स। अब भी देखिए कितने ज़्यादा हैं, अब भी का मतलब 10 की पावर 4 तो 10,000 साल इंटू 50,000 साल के आसपास जलेगा बल्ब ये। तो आप इसको नोट कर डालिए, तो किस तरह से किया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ऐसा सवाल आए तो आप आराम से इसको कर पाएँ। पॉज करें और नोट डाउन करें। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट किया होगा, थोड़ा सा नीचे रह गया है, तो मैं उसको यहाँ तक ले आता हूँ जैसे पूरी बात आप नोट कर सकें। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को करेंगे हम लोग, देखिए, और ये है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर ए हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 ड्यूटेरॉन्स। हिंट क्या है, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाई the Coulomb repulsion between the 2 deuteriums when they just touch each other. Assume that they can be taken as a hard sphere of radius 2 Fermi meter. देखिए ये कहानी क्या कह रहा है कि ये दोनों जब आके ऐसे लड़े, हेड ऑन कोलिजन में होगा, टच करेंगे, उस समय जो इसका पोटेंशियल बैरियर है, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिपल्शन फोर्स लगेगा, दोनों एक ही न्यूक्लियस प्लस प्लस हैं, तो रिपल्शन को कम करने के लिए ठुक रहे हैं, तो वो पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी में निकालना है, इसलिए हम एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस समय इसकी है, अगर इसको अंदर घुस जाना है तो वो पोटेंशियल बैरियर को कम करना होगा। तो इसका न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है। इस समय ये रेडियस r हो गई, ये रेडियस r, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2r। इस समय इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कूलॉम्ब वाले के हिसाब, रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वही पोटेंशियल बैरियर है। अगर उसको वो खत्म कर देता है तो घुस जाएगा, न्यूक्लियस भड़ाक से हो जाएंगे या जो भी होगा आगे, ठीक है। तो रेडियस क्या दे रखी है यहां पर, न्यूट्रॉन की रेडियस दे रखी है 2 फर्मी मीटर। 2 FM का मतलब है 2 इंटू 10 की पावर -15
मीटर, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते ही हैं। तो कूलाम बैरियर क्या रहा? द कूलाम बैरियर, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबरी चार्ज होगा प्रोटॉन का अंदर, तो E इंटू ई अपॉन बीच का डिस्टेंस दैट इज 2r। तो ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पॉजिटिव में है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, 2r। वैल्यू रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर होल अपॉन 2r, 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -15। ये पूरी वैल्यू किस में आ रही है? जूल में। अब इसको आप बस कैलकुलेट कर लीजिए, केवल गुणा भाग करना है, जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 keV। बात हो गई खत्म, सवाल हो गया सॉल्व। तो ये मेरे ख्याल से 9th नंबर का क्वेश्चन था। अगला 10वां नंबर का सवाल करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो मैं चलता हूं 10वें नंबर का सवाल करता हूं और आपको दिखाता हूं। 10th नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में आ चुका है। लिखा है फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 where R0 is a constant and a is the mass number of a nucleus, show that the nuclear matter density is nearly constant, that is independent of a। कह रहा है ना कि भाई रेडियस तो मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, जितने न्यूक्लियस में आदमी बढ़ जाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी? न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमको ये साबित करना है कि मास नंबर कितना भी बढ़े, मास नंबर का मतलब है इस न्यूक्लियस में मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब अगर हमने इसमें बढ़ा के 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन कर दिए तो ये साइज बड़ा हो गया पहले से। बात समझ में आती है? यानी रेडियस है ना R, ये कुछ रेडियस थी, अब ये रेडियस और बड़ी हो गई। ये ज़्यादा छोटा नहीं बनाया, फर्क कम दिख रहा होगा, लेकिन कह रहा है डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा। तो डेंसिटी विल बी सेम, या दूसरी भाषा में ए पर डिपेंड नहीं है, ए कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी सेम। चलिए इस बात को साबित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, अब देखिए क्या जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो उसे कहोगे किसे? न्यूक्लियर डेंसिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी? D इज इक्वल टू m/v, न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम ऐसा ही निकालना है। इसी चीज को ध्यान, D इज इक्वल टू m/v होता था, ये आप बहुत सालों से जानते हैं, यही लिखा, कुछ नई चीज नहीं लिखी है। चलिए अब बात को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे किया जा सकता है सवाल। तो आप लेट कर लीजिए कि कोई इसका मास नंबर है, लेट A बी दी मास नंबर एंड R बी द रेडियस, बी द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। साथ में हमने एक चीज और मान ली कि इफ m इज द एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन, मतलब एक जो न्यूक्लियन है उसका मास m है, एक प्रोटॉन हो या एक न्यूट्रॉन हो, उनका मास m है। ठीक है, तो अब यहां पर मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या रहा? मास ऑफ न्यूक्लियस, एक का था m, मास नंबर a है तो m इंटू a। भाई एक न्यूक्लियन का मास है m और टोटल लोग हैं a के बराबर, तो m इंटू a कर दो, कोई समस्या नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ये चीज चाहिए ना, न्यूक्लियर मास निकला है, वॉल्यूम और निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो कितना होगा? 4/3
पाई आर क्यूब, गोला स्फीयर है, और हम ये भी जानते हैं रिलेशन r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इस रिलेशन का यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे 4/3 पाई, इस r की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 का पावर 3 पुट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब यहां लिखा 4/3 पाई और आर नॉट का आ गया क्यूब, और a की पावर 1/3 से 3 करोगे तो कट जाएगा, केवल a बचेगा। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल चुके हो और मास ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर अगला स्टेप मैं लेता हूं, जिसे हम लोग लिख रहे हैं डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसे मैं रो NU लिख देता हूं, न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां पर ही वैल्यू रख दो, मास कितना था ma के बराबर, वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ये देखिए a और a गया कट। अब देखिए अगला स्टेप, न्यू की वैल्यू, रो न्यू की वैल्यू आ गई, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब ये देखिए, ये तो एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, साथ में सारी चीज कांस्टेंट है, एक न्यूक्लियन का मास कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए या ऑफ ए। दूसरी बात, ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट, सो रो ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो दो तरह से सवाल ये पूछे जाते हैं, दोनों ही भाषा लिखी है। एक तो पूछते हैं कि दिखाओ ए से इंडिपेंडेंट है, एक ये पूछते हैं दिखाओ रो या न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा रिजल्ट है और एक डेरिवेशन जैसा है एक चीज का, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई खत्म आपकी, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। नोट किया होगा आपने, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, देखिए ऊपर ले जाता हूँ, ये यहाँ तक बढ़िया है, इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप इसको नोट कर चुके होंगे बेटा। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की दशा में आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके उस पर चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये अपलोड कर दूंगा मैं। और साथ में ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी आप कोई भी वीडियो अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।